अध्याय 149 विकास। दिनेश, वह भूकंप अभी जो आया वह स्वाभाविक लगा। ये ठीक वैसा ही है जैसा कल मकालू पर्वत में हुआ था। रीमा आगे बढ़ी, एक हाथ उठाया और एक भयंकर ज़ॉम्बी को अदृश्य शक्ति के प्रहार से ध्वस्त कर दिया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ये स्थिति, क्या ये शव पालकों का काम हो सकता है? दिनेश ने आरोहण लिफ्ट की ओर देखा, उसकी आवाज़ में तत्काल चिंता थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके पीछे कौन है, मुझे पक्का लग रहा है कि और भी कुछ होने वाला है। हम उन्हें फिर से अपनी वायु रक्षा प्रणालियों को नष्ट नहीं करने दे सकते। चलो, दिनेश ने राज और प्रोजेश को संकेत दिया। क्षमता उपयोगकर्ताओं को इकट्ठा करो। हम वायु रक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ज़ॉम्बी अंतहीन हैं, उन्हें अभी के लिए नज़रअंदाज करो। एक गहरी बेचैनी उसे परेशान कर रही थी। कोई शक नहीं था, अंधेरे में कुछ ऐसा था जो हवाई अड्डे के भारी हथियारों से डरता था। अगर वे रक्षा प्रणालियां गिर गईं, तो उनके बचने की संभावना तेजी से कम हो जाएगी। निकासी पूरी होने से बहुत पहले ही वे भारी संख्या में घिर चुके होंगे। रिवॉल्विंग लाइट हवाई अड्डा नियंत्रण केंद्र। दूसरी ओर माइक का चेहरा अपने स्क्रीन को घूरते हुए पीला पड़ गया। ये बुरा है। रेलगन संख्या 3 बंद हो गई है। राघव तुरंत खड़ा हो गया। मैं जाकर देखता हूँ। सिर्फ यही नहीं है, माइक का माथा ठंडे पसीने से भीगा हुआ था, उसका चेहरा राख जैसा था। वह पागलपन में अपने कंसोल पर टैप कर रहा था, उसकी उंगलियां कांप रही थीं जैसे कोई चमत्कार खोज रही हों। फिर वह जम गया, जैसे उसकी आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया हो। उद्धरण चिन्ह ... इससे भी बुरी खबर है। उसकी आवाज़ खोखली निकली। भूकंप ने अभी हमारी प्राथमिक बिजली की तारों में से एक को काट दिया है। बची हुई ऊर्जा अब आरोहण लिफ्ट को बनाए रखने के लिए बहुत कम है। कमरे में एक सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया, फिर राघव और किकी के चेहरे अंधेरे में डूब गए। क्या? किकी ने गहरी त्योरी चढ़ाई। बिजली की तारें भी कट गईं। तो अब हम क्या करें आखिरकार? मैं माइक घबरा रहा था, हकला रहा था, कुछ भी सीधा सोच नहीं पा रहा था। हम बिजली का बाद में पता लगाएंगे। पहले मुझे उस रेलगन को ठीक करना होगा। राघव का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था जब वह माइक की ओर मुड़ा। आरोहण लिफ्ट लगभग मरम्मत हो गई है, लेकिन वायु रक्षा प्रणाली के बिना हम बर्बाद हो जाएंगे। अगर वे चीज़ें टूटकर अंदर आ गईं, तो हमें भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। वह किकी की ओर मुड़ा। छोटी मालकिन, हाँ, तुम मेरे साथ चल रही हो। ठीक है। माइक ने खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया, बार बार सिर हिलाया। ठीक है, मैं नियंत्रण टॉवर वापस जाता हूँ रसिका और जनरल राणा के साथ बिजली के समाधानों पर चर्चा करने के लिए। राघव ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने अपना सामान पकड़ा और ऊपरी मंच की ओर जाने वाली लिफ्ट की ओर दौड़ लगाई। किकी ठीक उसके पीछे थी। ऊपरी मंच रेलगन स्टेशन। भूं! रखरखाव लिफ्ट तेज रफ्तार से ऊपर की ओर भागी, राघव और किकी को दर्जनों मंजिल ऊपर ले गई। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुले, एक सड़ी हुई बदबू ने राघव की इंद्रियों पर हमला किया। उसी समय सैकड़ों काले सेंटीपीड कनखजुरा जैसे प्राणी उनकी ओर रेंगने लगे। किकी! बिना किसी झिझक के किकी ने अपना हाथ उठाया। धमाका! एक कुचलने वाली शक्ति ने सैकड़ों छटपटाते जीवों पर वार किया, उन्हें तुरंत हरे गूदे के ढेर में बदल दिया, जिसमें बिजली की छोटी छोटी चिंगारियां चटक रही थीं। राघव ने त्योरी चढ़ाई। बाहर तेज तोपखाने की गोलाबारी ने रात को रोशन कर दिया, आग की लपटों के साथ आसमान को चीरते हुए। गोलियां गरजीं, विस्फोटों की दहाड़ हुई और कड़वी हवा बर्फ के टुकड़ों को लेकर आए एक बर्फानी तूफान आ रहा था। मंच पर कदम रखते हुए राघव की नज़र तुरंत जमीन पर पड़े एक विशाल भयंकर लाश पर पड़ी। उसका सिर उड़ चुका था, उसका काला रक्त गहरे बीमार करने वाले गड्ढों में जमा हो रहा था। एक विशाल काला पंख मंच के किनारे पर निस्तेज लटका हुआ था, हवा में झूल रहा था। उसके पीछे वायु रक्षा रेलगन बंद हो गई थी, कभी कभी बिजली के झटके मार रही थी। हे भगवान, ये चीज़ अंदर कैसे आ गई? किकी हैरानी से चिल्लाए। वह प्राणी के अवशेषों की ओर मुड़ी, ध्यान दिया कि उसके चारों ओर गहरा कोहरा घूम रहा है। बिना किसी झिझक के उसने एक हाथ उठाया। एक स्तर 2 भयंकर रक्त क्रिस्टल उसकी पकड़ में आ गया, लेकिन राघव के पास लूट पर ध्यान केंद्रित करने का समय नहीं था। वह रेलगन की ओर भागा, अपने हाथ को उसके धातु के फ्रेम पर दे मारा और यांत्रिक स्कैन को सक्रिय किया। स्कैनिंग प्रगति पर है 1%। रखरखाव रोबोट की तुलना में कठिनाई का स्तर बहुत अधिक था। राघव ने तुरंत खिंचाव महसूस किया। किकी! उसने आवाज़ दी। इसमें समय लगेगा, मुझे कवर करो और दूसरी रेलगन पर भी नज़र रखो। हम किसी भी राक्षस को उनके पास नहीं आने दे सकते। किकी ने दृढ़ता से सिर हिलाया।
वह समझ गई कि ये वायु रक्षा हथियार कितने महत्वपूर्ण थे। उसके आने का पूरा कारण राघव की रक्षा करना था, जबकि वह उन्हें ठीक कर रहा था। स्कैनिंग प्रगति 20%। टक्कर हवाई अड्डा युद्ध क्षेत्र डी क्षेत्र। नीचे के मंच पर आयरन गार्ड सैनिक और बचे हुए लोग अपनी सीमाओं तक धकेल दिए जा रहे थे। अधिक से अधिक विशाल भयंकर इकाइयां सुरक्षा को तोड़ रही थीं। सिल्वर स्टार पर वायु रक्षा हथियार अविरल गोलीबारी कर रहे थे, जिन्हें अग्नि नियंत्रण राडार द्वारा निर्देशित किया जा रहा था। ड्रैगन माउंटेन संख्या 1 पर वायु रक्षा तोपें और तेज फायर मशीन गन दीवारों पर बाढ़ ला रहे भयावह आक्रमण पर घातक गोलाबारी की लहरें उतार रहे थे। एक गहरे लाल रंग का कंकाल जैसा भयावह प्राणी ज़ॉम्बी गिरोह से छलांग लगाता हुआ आया, एक लाल प्रेत की तरह सरकता हुआ। एक पलक झपकते ही वह ड्रैगन माउंटेन संख्या 1 की छत पर कूद गया, एक मशीन गनर के गले का आधा हिस्सा रक्त के फुहारे के साथ फाड़ दिया। बकवास, इसे मारो। बचे हुए लोगों ने गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन लाल रंग की इकाई बहुत तेज चली, छतों के पार चकमा देती और टेढ़े मेढ़े चलती रही। वह एक दूसरे गनर के करीब पहुंच रही थी। धक्का धक्का धक्का। गनर ने उसे गोलियों से छिड़कने की कोशिश की, लेकिन चूक गया। पंजेदार उंगलियां उसके चेहरे की ओर चमकीं। धमाका, एक गहन बंदूक की गोली गूंजी। लाल भयावह प्राणी का सिर फटा, एक विशाल स्निपर राउंड से खूनी धुंध में टूट गया। उसका शव तुरंत ढेर हो गया, झटके की शुद्ध शक्ति से पीछे की ओर फेंक दिया गया। अरे बाप रे, वह बहुत ही नज़दीक था। बचे हुए मशीन गनर पलटा, उसका दिमाग अभी भी चकरा रहा था। दूर में काली बख्तरबंद ट्रेन से झांकते हुए एक विशाल एंटी मटेरियल राइफल अभी भी धुएं में थी। बुलेस आए अनंत ट्रेन स्निपर का ठिकाना। स्निपर कैरिज के अंदर पूनम ने एक कांपती हुई सांस छोड़ी, उसकी A-33 के हैवी स्निपर राइफल अभी भी उसके कंधे से दबी हुई थी। दर्द उसके शरीर से विकिरण कर रहा था, उसकी बाहों में दर्द था, उसके कंधे धड़क रहे थे। लेकिन कुछ अलग महसूस हुआ। हर शॉट के साथ उसकी इंद्रियां तेज हुईं, उसकी जागरूकता, उसकी प्रतिक्रियाएं, उसकी ध्यान की स्पष्टता। उसने महसूस किया, मजबूत। तुम हैरान हो, रिया की शांत आवाज उसके पास आई। अपने हाथ जेब में डालकर वह शांत जिज्ञासा से पूनम को देख रही थी। पूनम ने अपनी सांस को स्थिर किया, अपनी आंख स्कोप पर रखते हुए। यह मेरा सिर्फ दूसरा बार शूटिंग है। क्या ऐसा है? रिया ने विचार किया। वह राइफल वजन में हल्की नहीं है। इसकी आवाज़ और झटके को देखते हुए ये शुरुआत करने वाले का हथियार नहीं है। तुम अप्रशिक्षित हो, तुम सैनिक नहीं हो, और फिर भी तुम विकसित हो रही हो। पूनम ने त्योरी चढ़ाए। उद्धरण चिन्ह ... विकसित हो रही हूँ। बिल्कुल। रिया का लहजा सटीक था। तुम जितना ज्यादा अंधेरे में जीवित रहोगी, उतना ही ज्यादा तुम अनुकूलित हो जाओगी। इससे डरो मत, इसे स्वीकार करो। विकास हमेशा अभिशाप नहीं होता। पूनम रुकी, फिर उसके होंठ एक दृढ़ मुस्कान में मुड़ गए। मैं नहीं डरती। अगर विकास मुझे इतना मजबूत बनाता है कि मैं सबकी मदद कर सकूं, तो मैं इसे खुशी खुशी स्वीकार करूंगी। अध्याय 150 विकास 2। सिंगूर सिटी संख्या 1 स्पेसपोर्ट घमासान युद्ध। फाटकों और ऊंची दीवारों के बाहर दुष्स्वप्न जैसे प्राणियों और ज़ॉम्बी का एक भारी झुंड उमड़ पड़ा। ऐसा लगा मानो सिंगूर सिटी के भीतर के सारे भयावह जीव खाली हो गए हों और इस अंतिम शरण संख्या 1 स्पेसपोर्ट पर इकट्ठा हो रहे हों। भन भन, धमाका, आंखें चौंधिया देने वाली नीली किरणें अंधेरे को चीरती हुई स्पेसपोर्ट के ऊपर आकाश की ओर भागीं। 1 दर्जन से अधिक विशाल आकाश जेलीफिश, जो तारों को ढंकने के लिए काफी बड़ी थीं, हवा में तैरती आ गईं। जैसे ही वायु रक्षा प्रणालियों ने गर्जना की, अनगिनत कटे हुए जेलीफिश टेंटिकल्स स्पर्शिक की बारिश हुई। कुछ सीधे बचे हुए लोगों के काफिलों में गिरे, जिससे भारी हताहत हुए। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, हम उन्हें रोक नहीं सकते। एक जीवित बचा व्यक्ति निराशा में सिसक पड़ा। चढ़ने वाली लिफ्ट अभी तक ठीक नहीं हुई है। क्या हमारे पास निकलने का कोई और रास्ता है? भागो, भागने की कोई जगह नहीं है। हम लड़ेंगे, उन्हें रोको। क्या किसी ने मेरे बेटे को देखा है? कृपया, क्या किसी ने मेरे बेटे को देखा है? प्लाजा में अफरा तफरी थी। बच्चे वाहनों के अंदर दुबके हुए रो रहे थे। कई बचे हुए लोग, जिनके चेहरे पर भयंकर दृढ़ता थी, अपने बचे हुए हथियारों को पकड़कर रक्षा घेरा की ओर भागे। रैट टैट टैट, रैट टैट टैट। ए जोन में राजिता के हाथ कांप रहे थे, क्योंकि वह घबराहट में अपने लॉन्चर में ग्रेनेड भर रही थी। ये पहली बार था जब वह इस पैमाने की घेराबंदी का अनुभव कर रही थी, और कोरा आतंक उसके होठों से रंग सोख रहा था। हर शॉट के साथ उसने घूमते हुए ज़ॉम्बी झुंड पर बेताबी से गोलीबारी की। दीवारों के ऊपर ऊपर हवा गरजी, क्योंकि दिनेश ने एक स्थानीयकृत तूफान उत्पन्न किया,
स्पेसपोर्ट में जेलीफिश को आगे तैरने से रोकने के लिए एक हवा की दीवार बनाई। दैवीय अग्नि बंदूक। किला की दीवार से प्रोजेश ने दोनों हाथ उठाए, तलवार की उंगलियां बनाई क्योंकि उसके उंगलियों के सिरों से सफ़ेद गर्म लपटें निकली, एक विकृत टेंटिकल से ढके मानवरूपी घृणा को भस्म कर दिया। दीवारों के ऊपर एक ऊंची आग जल उठी। रैट टैट टैट। पास में तैनात राज ने अपनी M556 लाइट मशीन गन से अंतिम राउंड खाली कर दिए। खाली पत्रिका को एक तरफ फेंककर उसने अपने कंधे के ऊपर हाथ बढ़ाया, अपनी स्टील स्लेइंग ग्रेटस्वॉर्ड को पकड़ा और एक शक्तिशाली फेंक के साथ वुहूश, विशाल ब्लेड उल्कापिंड की तरह हवा में तेजी से गया, एक काले सेंटीपीड जैसे प्राणी को भेद दिया जो राजिता पर झपटा था, उसे दीवार से जकड़ दिया। राज आगे बढ़ा, राक्षस का सिर कुचलने के लिए क्रूर बल के साथ नीचे पैर पटका, फिर अपनी तलवार को आज़ाद किया, अपनी बहन के सामने सुरक्षात्मक रूप से कदम बढ़ाया। भाई, सावधान रहो, राजिता ने घबराकर आवाज़ दी। उनके लंबी दूरी के हथियार खत्म होने के साथ लड़ाई और भी खतरनाक होने वाली थी। राजिता राज के पीछे कवलिया तेजी से लड़ाई में ग्रेनेड दागने लगी। बी श्रेणी भयंकर इकाई का पता चला। आयरन गार्ड बटालियन के एक कम्युनिकेशन अधिकारी ने चेतावनी चिल्लाई, इससे ठीक पहले एक मकड़ी जैसा अंग ऊपर से नीचे गिरा, उसे सीधे सिर में घुसा दिया। यह एक कोहरा मकड़ी है। बंदूक की गोलीबारी एक साथ फूट पड़ी। कोहरे की घनी चादर में छिपी हुई कोहरा मकड़ी ने चुपके से किला की दीवारों पर चढ़ाई कर ली थी। राज दहाड़ा जैसे ही वह आगे बढ़ा, तेजी से 2 बार वार किया, कोहरा मकड़ी के 2 पैर काट दिए। राजिता ने उसके धड़ पर सीधे एक ग्रेनेड लॉन्चर राउंड दागा, जिससे प्राणी संतुलन खो बैठा। जैसे ही वह लड़खड़ाया, उसका भयंकर नीला हरा शरीर कोहरे के माध्यम से प्रकट हुआ। स्विश, एक पारदर्शी भाला हवा में तेजी से गया, मकड़ी के पेट को भेद दिया। उसका अंदरूनी हिस्सा एक घिनौने ढेर में फैल गया। वह भी श्रेणी नहीं है, सतर्क रहो, रीमा ने चेतावनी दी। उसके शब्द मुश्किल से उसके मुंह से निकले थे जब कोहरे से ढकी दीवार से एक छायादार टेंटिकल से ढका सिलुएट उभरा। स्क्वेलच, एक बीमार गीली आवाज गूंजी जैसे ही 4 या 5 भूरे लाल सेंटीपीड जैसे अंग कोहरे से बाहर निकले। घुसे हुए सैनिक तिरछे मांस की तरह झूल रहे थे, पीड़ा में चीखते हुए हवा में उठाए गए। एक अंग युद्ध के मैदान में घूम गया, प्रोजेश और रक्षकों की एक लहर को बॉलिंग पिन की तरह गिरा दिया। राजिता की आंखें डर से फैल गईं। उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि वह जल्दबाजी में रीलोड करने लगी, गलती से अपना बारूद बैग गिरा दिया। ग्रेनेड जमीन पर बिखर गए। उसी क्षण 2 और टेंटिकल्स कोड़े की तरह बाहर निकले। एक दिनेश की ओर गोली की तरह गया, उसे हवा में छेड़ने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरा सीधे राजिता की ओर तेजी से बढ़ा। ये भयंकर इकाई सिर्फ मजबूत नहीं थी, ये बुद्धिमान थी, जानबूझकर कोहरा मकड़ी के कोहरे में छिपकर सबसे खतरनाक लड़ाकों को निशाना बना रही थी। दिनेश का चेहरा गहरा हो गया। जैसे ही टेंटिकल उसकी ओर झपटा, उसने एक हवा से भरा ब्लेड बाहर मारा, ठीक उसके आधार पर वार किया। रीमा, राजिता की रक्षा करो, उसने चिल्लाया। क्लांग, दिनेश का विंड ब्लेड टेंटिकल से टकराया, हवा में एक धातु की अंगूठी भेजी। यह उम्मीद से अधिक कठोर था। रोएदार अंग, जो भ्रमित करने वाला मुलायम था, लाल सेंटीपीड के कवच से भी मजबूत था। उसके हमले ने सिर्फ एक उथला घाव किया, उसे काटने में विफल रहा। नीचे, रीमा ने 2 और पारदर्शी भाले फेंके, टक्कर पर संपीड़ित हवा के साथ विस्फोट किया, लेकिन वे भी राजिता की ओर बढ़ते हुए टेंटिकल को रोक नहीं पाए। धत, राजिता अभी भी ग्रेनेड इकट्ठा कर रही थी, डर में जम गई क्योंकि टेंटिकल तेज गति से उसकी ओर बढ़ा। सपाट, एक विशाल आकृति अचानक दिखाई दी, उसके अपने शरीर से उसे बचाते हुए, और सीधे सीने में वार ले लिया। भाई, राजिता के ग्रेनेड जमीन पर गिर गए क्योंकि उसने एक दिल दहला देने वाली चीख निकाली। राज ने दांत पीसे, उसके मुंह से खून उमड़ रहा था। फिर भी उसने दोनों हाथों से टेंटिकल को पकड़ा। जब उसे अपनी बहन की ओर पीछे धकेला गया तो उसने जाने से मना कर दिया। उसकी छाती से खून तेजी से बह रहा था, उसके हाथों को लाल कर रहा था। उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था, लेकिन वह कसकर पकड़ा रहा, अपनी स्थिति को जमाए रखा और राक्षसी अंग को अपनी पूरी शक्ति से खींचा। एक जबरदस्त खींच के साथ राज ने प्राणी को कोहरे से चीर दिया, उसे पूरी तरह से दृश्य में घसीट लाया। एक विशाल विदेशी जोंक जैसी भयंकर इकाई छटपटाते हुए रसों से ढकी हुई हिंसक रूप से झटके दे रही थी क्योंकि उसे जबरन खुले में खींचा गया था। तुम मरे। प्रोजेश की आंखें क्रोध से चमक उठीं। एक क्रुद्ध मोहर के साथ उसने खुद को आकाश में उछाल दिया, लपटें उसके चारों ओर दहाड़ रही थीं क्योंकि उसने एक विशाल आग बुलाई। दैवीय सूर्योपतन ज्वाला, धमाका, आग का एक स्तंभ फूट पड़ा, ए जोन के सभी हिस्सों को रोशन कर दिया।
टेंट्रल मॉन्स्टर पीड़ा में चीखा, उसके टेंटिकल्स जंगली ढंग से फैल रहे थे, बारूद के क्रेट और वाहनों को गिरा रहे थे क्योंकि यह बेताबी से लपटों से बचने के लिए तड़प रहा था। लेकिन राज ने जाने से इनकार कर दिया। उसी समय दिनेश ने एक मिनी बवंडर उत्पन्न किया, आग को एक धधकते हुए अग्नि तूफान में बढ़ावा दिया। राज खून थूकते हुए प्राणी को लपटों के अंदर पकड़े रखने के लिए अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग किया। जलते हुए मांस की दुर्गंध हवा में भर गई। सेकंडों के भीतर भयंकर इकाई की गति धीमी हो गई। उसका काला पड़ा शरीर कड़ा हो गया, फिर उसने चलना बंद कर दिया। एक अंतिम खींच के साथ राज ने भाले जैसा टेंटिकल अपनी ही छाती से चीर दिया। खून उमड़ पड़ा क्योंकि वह अपने घुटनों पर गिर गया। भाई, राजिता दौड़कर आगे बढ़ी, आंसू बह रहे थे। राज ने बोलने की कोशिश की लेकिन खून उसके मुंह में भर गया। उसकी नज़र डगमगाए। राजिता, मैं। जैसे ही सारी उम्मीद खोई हुई लग रही थी, प्रोजेश का भाव बदल गया। वह चौंक गया, सदमे में देख रहा था क्योंकि राज की मांसपेशियां और नसें गहरे लाल रंग में चमकने लगीं। खून उसकी ओर उमड़ रहा था, यहाँ तक कि जले हुए प्राणी से काला धुआं भी उसके शरीर में समाहित हो रहा था। वह प्रोजेश की आंखें पहचान में फैल गईं। राजिता, पीछे हटो, तुम्हारे भाई की क्षमता वह विकसित हो रही है।